हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार आज देश को था, क्योंकि कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्या लेकर सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी का बीते 10 साल से जो नैरेटिव है वो हम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी विकास, समुचित विकास, समावेशी विकास, हर तरह के विकास पर जोर दे रही है। कांग्रेस पार्टी के पास भारत के लिए क्या नारा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना नारा देने से पहले मोदी के ऊपर आक्षेप करने से नहीं चुकी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे पानी पी पी कर कोसा गया, जैसा लग रहा था कि यह मैनिफेस्टो नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलतियों का पुलिंदा सामने रखा जा रहा है। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कितना आसान होता है ना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना या किसी पक्ष के बारे में कोई भी राय बना देना। यह कह देना कि लोकतंत्र का गला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अगुवाई की सरकार बीते 10 सालों से घोट रही है, और इंडिया अलायंस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। कितना आसान है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल यहां आपके सामने रखकर आगे बढ़ता हूं। अगर आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो विपक्ष की तमाम बातें, उनके तमाम आरोप सार्वजनिक तौर पर कैसे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा दिख रही होगी। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टीवी हो, अखबार पर आप देखेंगे, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। अगर आज देश में लोकतंत्र नहीं है, तो विपक्ष की आवाज इतनी मजबूती से जनता तक कैसे पहुंच रही है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल तो यही होती है। आइए अब शुरू करते हैं इस पर पूरी चर्चा। बीते 10 सालों से सरकार से बाहर है, केंद्र सरकार से बाहर है कांग्रेस पार्टी। 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार चलाई थी। और उस वक्त भी जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था 2009 में, 2004 में जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि जो कहा वो करके दिखाया। यह बात अलग है कि 2024 के अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि उन्होंने जब भी जो कहा उसे पूरा किया। क्या यह अपने आप में सही है? खैर, इसका आकलन आपके सामने। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात कही है, और 25 गारंटी जो कि इन 5 न्याय से निकल कर आती है, यह जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उनका यह विजन है कि इन 5 न्याय के जरिए वो पूरे देश को बदल कर रख देंगे, और इसके लिए आवश्यक है कि देश की जनता उन्हें चुनकर सत्ता सौंपे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को पछाड़कर बाहर निकाल दे। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले कि आज जब मैनिफेस्टो की घोषणा होनी थी, उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने देश के और खास करके दिल्ली के तमाम अखबारों में क्या इश्तेहार सामने रखा था। इश्तेहार अभी आपके सामने है। मित्रों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, एक एक को जुमला पार्टी में भर लूंगा। आप समझ जाइए इसका क्या मतलब है। जाहिर सी बात है, मैनिफेस्टो के दिन हर कोई अपनी बात करता है, अपने विजन, अपने नैरेटिव की बात करता है। लेकिन यहां पर तो नेगेटिविटी से ही शुरुआत है। नकारात्मक सोच इतनी जबरदस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है। जो भी नेता जो कांग्रेस छोड़कर या अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिन पर तरह तरह के आरोप लगे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। यानी कि उसके पहले जब वो कांग्रेस में थे या फिर किसी और दल में थे, तब वो दागी थे। ऐसे दागी लोगों को कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों ने अपने पास क्यों रखा था? और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर साफ सुथरे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कानूनन हो रहे होंगे। कोई और रास्ता तो है नहीं किसी को साफ सुथरा या क्लीन चिट देने का। तो ऐसे में क्या कानून गलत है? क्या उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। आने वाले 5 सालों का रोड मैप क्या है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि अर्थव्यवस्था,
सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी सेक्टर के ब्लूप्रिंट लेकर तैयार बैठी है। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इन सभी बातों पर जिक्र न के बराबर किया है। आश्वासन बहुत है, घोषणा पत्र की जो प्रमुख बातें हैं वो अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको संस्थागत किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार के समय सीडीएस की नियुक्ति पहली बार देश में हुई है। इसकी प्रस्तावना सबसे पहले वाजपेयी सरकार के समय हुई थी। 10 साल तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सीडीएस की नियुक्ति नहीं हुई। मोदी सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति की, तो अब इसे संस्थागत करने की आवश्यकता क्या है? ये तो पहले से स्थापित हो चुका है, प्रक्रिया तय है। उसके बाद अग्निवीर की योजना मोदी सरकार लेकर आई। इसके विरोध में कांग्रेस का मैनिफेस्टो यह कहता है कि अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसे लेकर कई तरह के विरोध सामने आते रहे हैं, लेकिन अगर एक कोई नीति है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, या उसे एक नए परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता होती है, या पूरी की पूरी नीति को डंप कर दिया जाए और कुछ नया लाया जाएगा। क्या नया लाया जाएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, यानी कि आगे का विजन क्या है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने 370 को निष्क्रिय किया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा दिया, लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया और इसके आधार पर वहां पर राजनीतिक स्थिरता कायम करने की कोशिश की। जबरदस्त विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने 2019 से लेकर आज तक कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। धारा 370 को निष्क्रिय किया जाना अपने आप में गलत है। पूरी घाटी में, पूरी कश्मीर घाटी में इससे गलत संदेश जाएगा। लेकिन आज अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो यूनियन टेरिटरी बने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे और धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने पर चुप्पी साध रखी है। यानी कि आप मानते हैं कि धारा 370 का निष्क्रिय किया जाना अपने आप में सही कदम था? अगर ऐसा है तो फिर अभी तक आप विरोध किस बात का कर रहे थे? मोदी सरकार लगातार 2014 से यह कहती आई है कि अगर हम अपने देश में, केंद्र में, राज्यों में, उसके साथ साथ स्थानीय इकाइयों में, पंचायतों में चुनाव करते रहेंगे तो पूरे देश में हर समय चुनाव होता रहेगा। हमें तय करना चाहिए कि हमारे देश में एक बार में चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्यों का हो, और उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव अलग से किए जा सकते हैं। इस बाबत एक कमेटी भी बनाई गई जो कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सामने रखी है और एक तय पाया गया जिसमें तमाम लोगों की राय भी शामिल है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसे खारिज किया। इस बार के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू नहीं होने देंगे। यानी कि कहीं कोई सोच है ही नहीं इस बारे में कि अगर आप इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। याद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि देश में आजादी मिलने के बाद शुरू के 3 चुनावों तक, यानी कि 1952 के बाद से लगातार 3 चुनाव तक, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन था। 1967 में पहला मौका था जब तमिलनाडु की सरकार गिरी और उसके बाद अलग तरीके से चुनाव शुरू हुए और फिर राज्यों के चुनाव की श्रृंखला गड़बड़ा गई। तो क्या उस समय देश गलत चल रहा था? कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईवीएम से चुनाव होते हैं, इसके लिए वीवीपैट का मिलान 100% किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप ईवीएम के पूरे चुनाव को गलत मानते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर 2004 और 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो क्या ईवीएम सही चल रहा था या उस वक्त भी गड़बड़ी थी? उसके बाद एक और बड़ी बात कही गई है। कहा गया है कि मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से बहाल रखने में कांग्रेस सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं तमाम गणमान्य व्यक्तियों से, अगर मीडिया आजाद नहीं है तो अपनी बातों को कहां कह रहा है? आपकी बातें, यानी कि विपक्ष की बातें, कैसे जनता तक पहुंच रही हैं? कौन सा ऐसा टीवी चैनल है, कौन सा ऐसा अखबार है, कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया नहीं जाता, उसके बारे में चर्चा नहीं होती, जहां लालू प्रसाद यादव और तमाम अन्य विपक्ष के नेताओं की बातें सामने नहीं आती? तो क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो तमाम लोग जो अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं और जो एक तरफा अपनी दलील देते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? साफ है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिस तरीके से चीजों को रखने की कोशिश कर रही है, वो घोषणा पत्र कम, वो भविष्य की परिकल्पना से कम मोदी सरकार के नकारात्मक पहलुओं को सामने रखने की एक बहुत बड़ी फहरिस्त दिखाई देती है। 45 पन्नों का
यह पूरा का पूरा घोषणा पत्र है जो कि कांग्रेस ने जारी किया है। अब आइए इसमें जो 5 न्याय की बात करते हैं उसकी भी जरा परतें आपके सामने खोलते हैं। किसानों के बारे में घोषणा यह किया गया है कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप ध्यान से जरा देखिएगा। 2010 में यूपीए की सरकार थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी गई थी, उस पर लगातार चर्चा हुई। मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे लागू करना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसा क्या बदल गया 2010 और 2024 के बीच में कि जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को यूपीए की सरकार ने नकारा था, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है, वो अचानक अब कांग्रेस लागू करना चाहती है। क्या वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अपने आप में सही हो गई है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस ने आज तक किसी के सामने नहीं रखा है। 2025 तक महिलाओं के लिए विधानसभा में 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में 1/3 महिलाओं को टिकट दिया है? और अगर नहीं दिया है तो जो आप कहते हैं उसे पूरा करने में आप इतने पिछड़ते क्यों हैं? भाई हिम्मत है तो 2024 के चुनाव में आपने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो उसमें से 1/3 कम से कम 66 या 67 महिलाएं तो होनी चाहिए। क्या इतनी महिलाएं हैं उम्मीदवार के तौर पर? और अगर नहीं है तो फिर ये दोहरापन क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के लिए बात करते रहते हैं और कहते हैं कि ये भारत की तीसरी बड़ी जाति है जिसे हमें आगे बढ़कर सही करना चाहिए। इनके साथ जो हो रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए बहुत सारे वायदे किए हैं। सबसे बड़ा वायदा उनका है नौकरी देंगे। और नौकरी देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास रास्ता क्या है? कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये नौकरियां कहां से आएंगी साहब? ये नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में रिक्त पदों को भरकर पूरी की जाएंगी। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब यूपीए सरकार के समय केंद्र और राज्य सरकारों में तकरीबन 12 लाख वैकेंसी थी, आज से 10 साल पहले 12 लाख वैकेंसी उस समय थी। वो वैकेंसी उस समय क्यों थी? यूपीए सरकार ने उस वक्त इन वैकेंसी को खाली क्यों रखा? लोगों को नौकरियों पर क्यों नहीं रखा था? 10 साल का शासन था, रोजगार देने का उस समय भी उतना ही बड़ा बीड़ा कांग्रेस ने उठाया था जितना बड़ा आज उठाया है। तो फिर अचानक से ये 30 लाख रोजगार केंद्र और राज्य सरकारों के दम पर कहां से आ रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को समेटकर प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को बहुत चीजों में दखल नहीं देना चाहिए। जब सरकार बहुत चीजों में दखल नहीं देगी तो सरकार का काम कम होगा, सरकारी नौकरियां कम होगी। ऐसे में इसकी कोशिश सबसे पहले कहां से शुरू हुई? इसकी कोशिश नरसिंह राव सरकार में सबसे पहले शुरू हुई और वहीं से लगातार इस पर जोर दिया गया। नरसिंह राव की सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरकार के अधिकार को कम करने के, सरकार के द्वारा नौकरी दिए जाने को कम करने की पैरोकारी की। दूसरी तरफ आप सरकारी नौकरियों पर ही आधारित हैं, आश्रित हैं। यानी कि आप जो कह रहे हैं वो एक्चुअली कह नहीं रहे हैं। आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हम गांव के लोगों के लिए मनरेगा लेकर आएंगे और उनके लिए प्रतिदिन का रोजगार 400 रुपए करना चाहते हैं ताकि प्रतिदिन वो 400 रुपए कमा सकें। बिल्कुल सही बात है साहब, रोजगार जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है बिल्कुल सही है, आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। लेकिन जरा ये तो बता दीजिए कि मनरेगा का पूरा इस्तेमाल क्या हो पा रहा है? आज भी जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट तरीके से सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ अब मैं एक और सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019 का घोषणा पत्र कांग्रेस का उठाइए, 2024 का कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाइए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि जो बातें 2019 में कही गई वही बातें 2024 में दोहराई जा रही हैं। चलिए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2020 तक खाली सभी पदों को भरने का वायदा किया गया है। यही बातें 2019 में भी कही गई थी। किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया गया था 2019 में और कहा गया था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट शब्दशः लागू की जाएगी। यही बात 2024 में ही कही जा रही है। मनरेगा 3.0 की शुरुआत की जाएगी और मजदूरी बढ़ाई जाएगी। यही बात 2024 में। मनरेगा 3.0 लागू करेंगे, 400 रुपए मजदूरी देंगे। गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना देने का वायदा किया गया था
2019 में इस रकम को बढ़ाकर अब महिलाओं को, घर की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, यह वायदा किया जा रहा है। जरा बताइए, मतलब इसे क्या कहा जाए? सिर्फ लेबल बदल देने से क्या बोतल बदल जाता है? कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है? क्या सोचती है कि देश की जनता इस बात को नहीं समझती कि जो आप कहते हैं उसे कहने को अमली जामा आप कैसे पहनाएंगे? 2019 से लेकर 2024 तक के बीच में कांग्रेस पार्टी ने विरोध के इतने स्वर बुलंद किए, लेकिन एक नैरेटिव आज देश के सामने कांग्रेस पार्टी रखने को तैयार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव से जरा सा भी अलग हो। साहब, कुछ तो नया लेकर आइए, कोई तो उम्मीद जगाइए, कहीं तो अलग जगाइए, ताकि विपक्ष की बातों पर जनता को यकीन हो और जनता विपक्ष की तरफ आकर्षित हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसमें गलती किसकी है? आपकी, सत्ता पक्ष की, या उस जनता की जो सत्ता पक्ष और आपके बीच में किसी एक को चुनना चाहता है?